everyone. So today I am going to discuss the provisions pertaining to sweat equity shares given under the SEBI share-based employee benefits and sweat equity regulations 2021. हमने जो 5 टाइप्स ऑफ स्कीम्स के बारे में जो प्रोविजंस इस लॉ में दे रखे वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. नाउ आई टेक अप द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन दिस लॉ हमारा वही चल रहा है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021. इस शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो 5 तरह की स्कीम्स है उसके बारे में सारे प्रोविजंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. नाउ इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर गिवन अंडर दिस लॉ. सबसे पहले आपका डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. This term has been defined. It says that under this law, it says the sweat equity share means sweat equity as defined under Section 2, Clause 88 of Companies Act 2013. इस लॉ में लिखा हुआ स्वेट इक्विटी का मतलब वही लेना है जो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट में दे रखा है. मतलब अलग से यहाँ पे कोई आपको डेफिनेशन नहीं दे रखी, सीधा इट इज रेफरिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. और सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स means equity shares issued by a company to whom? To its directors or employees. How either at a discount, company या तो डिस्काउंट दे रही है उन शेयर्स की जो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू उसके ऊपर डिस्काउंट दे रही है, या ये फैसिलिटी दे रही है दैट यू मे पे द कंसिडरेशन इन काइंड, कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश में कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है. Why this kind of privilege is being given by the company to its director employee at the time of issuing the equity share? Because that director employee has provided to the company some kind of know-how, technology, or some kind of rights in the nature IPR. में भी डायरेक्टर का किसी चीज में कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो कंपनी को भी यूज करने की परमिशन दे रहा है. और ही इज एडिंग सम वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम टू कॉल. मतलब किसी भी तरीके से कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन करा है. जैसे मान लिया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी एक वैल्यू एडिशन है, जिसके थ्रू आप वैल्यू सारे एम्प्लॉय उतना अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं कर आप कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से वैल्यू एडिशन. उसके बाद कंपनसेट दैट कंपनी में इशू द स्वेटी. तो कह सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं या जो एम्प्लॉय अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी को दे रहे हैं या कंपनी को आईपीआर में राइट दे रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय और दोज एम्प्लॉय डायरेक्टर हु आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ राइट्स और एसेट्स टू द कंपनी उन्हें कंपनसेट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकती है ईदर एट डिस्काउंट or for consideration other than cash, and those equity share in this context are called as sweat equity share, and this is defined under section 2 clause 88 of Companies Act 2013. आप एक देख रहे हैं ये कंसेप्ट अलग है और जो आपने 5 तरह की स्कीम पढ़ी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन शेयर वो अलग चीज है, एंड ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन एक सिंगल लॉ से रेगुलेट, लेकिन उस लॉ के अंदर इससे प्रोविजन अलग दे रखे हैं एंड 5 तरह, इसलिए 5 तरह की स्कीम से रिलेटेड प्रोविजन मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. और आज की क्लास में हम जो भी बात करेंगे अबाउट द स्वेट इक्विटी शेयर. नेक्स्ट, इस लॉ में क्या प्रोविजन दे रखे हम बाद में आते हैं. व्हाट आर द प्रोविजन गिवन अंडर दिस सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. बट उससे पहले कंपनीज एक्ट के भी थोड़े से प्रोविजन को हम रिवाइज कर लेते हैं. ऑल्दो कंपनीज एक्ट यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट स्टिल सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहां क्या प्रोविजन दे रखे रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी शेयर. सेक्शन 2 क्लॉज 88 में तो डेफिनेशन दे रखी है कि स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या है. सेक्शन 54 में कुछ प्रोविजन दे रखे टू रेगुलेट द कंसेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर. देखिए, अगर एक अनलिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसमें सिर्फ सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो डोंट यू थिंक इन दैट केस सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट तो सारी कंपनी में लगता है, तो कंपनी का सेक्शन 54 भी लगेगा. इन एडिशन टू दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेबी एम्प्लॉय शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 ये भी अप्लाई होगा. तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी की जब बात करें तो ये भी लगेगा, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं और साथ में विल डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर मेड बाय सेबी इन द ईयर 2021. कंपनी के सेक्शन 54 में क्या क्या रिक्वायरमेंट देगा. प्रोवाइड द कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. कंडीशंस क्या है. पहली कंडीशन है
द शेयर्स मस्ट ऑफ द क्लास ऑलरेडी इशूड, मतलब पहली बार अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, एंड पहले से इक्विटी शेयर मतलब उस क्लास के शेयर पहले से, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली इक्विटी शेयर है। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हम उस इक्विटी शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, बट है तो इक्विटी शेयर ही, तो इस पहले से भी इक्विटी शेयर इशू होनी चाहिए। देन इन ऑर्डर टू इशू, नॉर्मली आप जानते हैं हमेशा शेयर इशू कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते, बट समटाइम बोर्ड की पावर एब्सोल्यूट होती है, समटाइम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे शेयरहोल्डर के अप्रूवल जो है पासिंग द एसआर, मतलब बोर्ड में इशू द स्वेट इक्विटी शेयर बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पासिंग द एसआर। जो शेयरहोल्डर का रेजोल्यूशन पास हो एसआर, उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर होंगे, किन को इशू होंगे, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, अगर डिस्काउंट 100% कंसिडरेशन नहीं होगी, अगर कंसिडरेशन है तो उसकी डिटेल आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रेजोल्यूशन के अंदर आएगी, जो रेजोल्यूशन जिसके थ्रू शेयरहोल्डर विल ऑथराइज द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर। देन कुछ लिमिट दे रखी है, इन 1 ईयर मैक्सिमम कंपनी 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर्स ऑफ द वैल्यू 5 करोड़ विच एवर हायर टू दिस एक्सटेंड, एक साल में आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। आपकी कंपनी की जितनी पेड अप इक्विटी शेयर 15% निकाल लीजिए। मान लीजिए आपकी कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको लेट से 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 15% कितना हो गया, 3 करोड़, 3 करोड़ 5 करोड़ विच एवर हायर, तो हायर कौन सा हो गया, 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ तक के वैल्यू के आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं इन 1 ईयर। अच्छा, आप हर साल ऐसा करेंगे विच एवर हायर, तो कई साल अगर आप ऐसा करते 1 साल किया फिर बाद में फिर किया, तो क्या बढ़ते बढ़ते वो कंपनी की पेड अप इक्विटी लिखा विच एवर हायर। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में मेरा 15% मान लीजिए पेड अप इक्विटी 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 15% 3 करोड़ है और 5 करोड़ हायर, तो हायर तो 5 करोड़ है। मान लिया कि इस केस में कंपनी 4 करोड़ की इक्विटी शेयर इशू करती है, क्या इट इज मोर देन 15%, इट इज मोर देन 15%। तो अगर आप ऐसा करते हैं कर सकते हैं, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो मैक्सिमम स्वेट, ये तो एक बार में एक इन 1 ईयर, एट एनी गिवन ऑफ टाइम टू मैक्सिमम, मतलब कई बार आपने इशू किया सब मिला के मैक्सिमम इट कैन, स्वेट इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है इट कैन गो अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लाइक अगर 20 करोड़ आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका 25% कितना हो गया, दैट इज द 5 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें लिखा अगर वो स्टार्टअप कंपनी है, उस केस में लिमिट चेंज हो जाएगी। उसके अंदर वो स्टार्टअप कंपनी मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, तो पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस उसका टोटल का 50%, परसेंटेज भी हाई है, और यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन ये स्टार्टअप कंपनी को अलाउड है कि आप टू दिस एक्सटेंड मैक्सिमम 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल टू दिस एक्सटेंड आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है, फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब दिस प्रिविलेज हैज बीन गिवन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू अ स्टार्टअप कंपनी ओनली फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या प्रिविलेज है, और कंपनी आपको मैक्सिमम 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी शेयर टू दिस एक्सटेंड मैक्सिमम ऑफ टोटल मिला के स्वेट इक्विटी से इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी है और आपके पहले 10 साल नहीं बीते फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आप 25% का लिमिट क्या हो जाएगा, 50% की, वो भी 50% पेड अप इक्विटी का नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल का, पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस। तो डोंट टू थिंक यहां भी फायदा हो गया बड़े फिगर का, और परसेंटेज कितना 50, लेकिन हमेशा के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये प्रिविलेज ओनली फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब 10 साल बीत जाएंगे उसके बाद वो स्टार्टअप कंपनी विल बी ट्रीटेड नॉर्मली लाइक एनी अदर कंपनी। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन, 3 साल का लॉक इन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। इसका एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन की फॉर्म SS3, इन फॉर्म SS3 आप जानते हैं जो सेक्शन 54 हम पढ़ रहे हैं अब कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट के अंदर एक चैप्टर है आपका चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, जिसमें सेक्शंस आपके 43 to 72। तो सेक्शन 54 जो हम पढ़ रहे हैं अभी स्वेट इक्विटी इसी चैप्टर में फॉलो कर रहा है, और इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स आप जानते हैं स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर SH। तो यहाँ पे जो रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्रिस्क्राइब फॉर्म का SS3, तो उसमें मेंटेन करना है। फिर ये बोल रहा है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो साथ में सेबी रेगुलेशन सेक्शन 54 तो फॉलो करना, साथ में सेबी रेगुलेशन कौन से, वही जिसके लिए अभी हम जो हम डिस्कस करेंगे, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, वही फॉलो करना है। लेकिन अभी बताना कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन, लेकिन आप अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट रेड विद द रूल्स आपको पता है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें जो स्वेट इक्विटी के प्रोविजन वो भी साथ में फॉलो करना है, देखिए। एंड ये दीज आर द वेरियस कंडीशन गिवन इन द सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय कंपनी। अच्छा, जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो लॉ बोलता है, एक तरह देखा जाए ये भी प्रेफरेंस, ना ये पब्लिक इशू है, ना ये राइट इशू है, ना ये बोनस इशू है,
तो एक तरह देखा जाए ये भी एक तरह से प्रेफरेंशियल इशू है। तो 62(1) यहाँ भी अट्रैक्ट हो, लेकिन क्योंकि अब सेक्शन 54 से रेगुलेट हो रहे हैं, अब वैसे भी 62(1) अगर हम फॉलो करें तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग एसआर, वहाँ भी दे पड़ते हैं, और यहाँ भी तो एसआर पास हो ही रहा है सेक्शन 54 में। तो बोला आप जो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल ऑफर के जो प्रोविजन दे रखे हैं अंडर कंपनी एक्ट सेक्शन 61(2)(1)(c) वो कंप्लाई करने की होती है, क्योंकि वहाँ जो दे रखा है वो चीज ऑलरेडी सेक्शन 54 में कवर्ड है। वैसे देखा है स्वेट इक्विटी जो टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू के जो एग्जांपल हम पढ़ाते हैं सेक्शन 62(1)(c) में, उसमें एक ये भी एग्जांपल होता है। लेकिन एक्चुअली जो बात 62(1)(c) में दे रखी टू रेगुलेट द प्रेफरेंस इशू, वो ऑलरेडी आपको सेक्शन 54 में भी कवर्ड है, इसलिए उसको साथ में फॉलो करनी होती है। लेकिन इट में भी नोटेड एज स्वेट इक्विटी आर नॉट कवर्ड इन प्रेफरेंस, मतलब उसमें हम कवर नहीं करते, क्योंकि आप इसका इन अदर वर्ड्स व्हेन वी आर कंपनी इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर इट इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 54। अगर लिस्टेड कंपनी साथ में सेबी रेगुलेशन, आपको साथ में 62(1) कंप्लाई करनी होती है, वो प्रोविजन आपको अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर आपको देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, ये आपके रेगुलेशन मैंने बताया। अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है एंड इट प्रपोजेस टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज, तो उस केस में इसको कंपनी जाके सेक्शन 54 तो फॉलो करना है, वो वहां भी आता, प्लस साथ में सेबी रेगुलेशन 2021 जो भी हम पढ़ रहे हैं ये भी फॉलो करना है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में स्वेट इक्विटी इशू करें तो आपको सिर्फ सेक्शन 54 प्लस रूल्स ऑफ चैप्टर 4 रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द रूल्स वो फॉलो करना है। लेकिन आपको ये भी है कि अगर मान लिया आप पहले एक कंपनी है, लेट्स से वाई लिमिटेड, ये स्वेट या अनलिस्टेड कंपनी है, इसने पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया इन कंप्लायंस विद सेक्शन 54 रेड विद द रूल्स ऑफ चैप्टर 4 रेलिवेंट प्रोविजन द रूल्स। बाद में कंपनी आईपीओ ला रही है, पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया सेक्शन 54 पर लगे रूल्स, वहां पे तो कोई सेबी रेगुलेशन लगे नहीं। अब आप आईपीओ ला रहे हैं, आईपीओ का क्या इनिशियल पब्लिक क्या लिस्टेड हो जाएगी। अच्छा, मैंने कंसेप्ट पहले कई जगह बताता हूं, जब आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर तो लिस्ट होते ही हैं, पास्ट में भी जो शेयर आपने इशू किए थे चाहे किसी भी तरीके से, उसकी भी लिस्टिंग होती है। और आईपीओ लाने के बाद फ्यूचर में आप जितनी तरह के कोई भी तरीके शेयर नए अलॉट करेंगे उसकी भी लिस्टिंग होगी। तो क्या इसकी भी लिस्टिंग होगी जो शेयर आपने पास में आपने, तो जब आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए थे व्हेन यू अनलिस्टेड कंपनी, तब आपके सेबी रेगुलेशन नहीं लगा था। लेकिन बाद में अगर आप आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर की लिस्टिंग कराएंगे, इन शेयर की भी लिस्टिंग कराएंगे, एंड उसके लिए आप कौन से लॉ के अकॉर्डिंग लिस्टिंग, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। ये आपको एप्लीकेबिलिटी में दे रखा है, मैं वो पढ़ता हूं। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी एप्लीकेबल है which are issuing sweat equity shares and are required to comply with the provisions same। आप पे अप्लाई होगा, आपको इसके प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। A listed company may issue sweat equity in accordance with section 54 of company and these regulation, that is they SEBI, to when it is issuing the sweat equity share to directors and employee। It may be noted that these regulations are not applicable to unlisted company। अगर unlisted company sweat equity share issue करे तो फिर इसको अप्लाई नहीं होगा, खाली वहां पे कंपनी जाके प्रोविजन लगेंगे। However, unlisted company coming out with an IPO, कोई अनलिस्टेड कंपनी लेट्स से वाई लिमिटेड आईपीओ ला रही है और पास में आप स्वेट इक्विटी शेयर ला चुके हैं एंड सीइंग द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक है, ऑब्वियसली आप आईपीओ लाएंगे तो उसकी लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। पर्सुएंट टू द इशू ऑफ, मतलब पहले आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर चुके हो, फिर आप आईपीओ ला रहे हो और इसकी लिस्टिंग कराएंगे एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो क्या इसकी भी लिस्टिंग होगी किसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, उसको कंप्लाई करते हुए आपको इसकी भी लिस्टिंग करानी। मैं बता रखा है आईपीओ जब लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर उससे पहले पास, पहली बार लिस्टिंग जब होती है जब आईपीओ लाते हैं, तो आईपीओ वाले शेयर आईपीओ से पहले पास में जो आपने डिफरेंट तरीके से शेयर लॉट के उसकी भी लिस्टिंग होगी। और उसके बाद आप किसी भी तरीके से शेयर इशू करें, चाहे बाय वे पब्लिक इशू, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, कुछ भी, उस सब की भी स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप, सबकी क्या करनी पड़ेगी लिस्टिंग। एक वंस यू बिकम लिस्टेड बिकॉज आईपीओ, आफ्टर दैट आप जब भी नया शेयर लिस्टेड, इससे बोलते हैं कंपनी लिस्टेड नहीं होती, कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड होती है। सब चीजें एलओडीआर रेगुलेशन जो टॉपिक पढ़ते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट में, उसको स्टार्टिंग में सब चीजें डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट आपका अब आपके प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं ऑफ दीज रेगुलेशंस। प्रोविजंस एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दी, प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2000, उसके प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय in relation to sweat equity shares। हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, मान लिया एक लिस्टेड कंपनी एक्स लिमिटेड, इट प्रपोजेस टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज को एंड डायरेक्टर्स को।
जो जिन्होंने कंपनी को कुछ दिया है, कोई नो हाउ, टेक्नोलॉजी, आईपीआर या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, वैल्यू एड की या किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन किया है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए कंपनी स्वेटिफिकेशन इशू कर रही है। तो यहाँ इंप्लॉय का मतलब क्या है? इंप्लॉय को इशू करें। इंप्लॉय का मतलब कोई भी इंप्लॉय इस कंपनी का, चाहे वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर भी इसमें कवर होगा, चाहे वेदर इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर। इट मीन्स when the company proposes to issue certificate share in accordance with these regulations, आप लिस्टेड कंपनी है, तो आप किसी भी इंप्लॉय को अपने इशू कर सकते हैं, चाहे इंप्लॉय इंडिया में काम करो चाहे इंडिया के बाहर, एंड किसी भी डायरेक्टर को इशू कर सकते हैं, वो चाहे डायरेक्टर आपको पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट शेयर द टर्म इंप्लॉय मींस, इंप्लॉय को इशू कर, इंप्लॉय का मतलब क्या है? एन इंप्लॉय ऑफ द कंपनी वर्क इन इंडिया और अब्रॉड, और अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम और नॉट, और नॉट होता पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम से कोई मतलब नहीं है। ये सब इंप्लॉइज का मतलब इन सबको कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है अगर उन्होंने कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की या कोई वैल्यूडेशन की या कंपनी को कुछ दिया है, तो टू कंपनसेट दैट कंपनी में इशू द सर्टिफिकेट शेयर्स। तो इंप्लॉय को इशू, तो इंप्लॉय का मतलब क्या है वो आपको दे दिया। नेक्स्ट, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स। ये जो टॉपिक है मैक्सिमम क्वांटम सर्टिफिकेट शेयर्स, ये ऑलरेडी हमने सेक्शन 54 में पढ़ा, लेकिन इसमें और थोड़ा सा जो सेक्शन 54 में दे रखा है एंड यहां जो सेबी रेगुलेशन 2021 है वो थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा वो देखिए मैं क्या बताता हूं। ये बोल रहा है जनरल रूल क्या है, इन वन फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतना लिखा हुआ है। अच्छा, सेक्शन 54 में कहता है और द शेयर्स ऑफ द इश्यू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच हैव हायर, वो यहां लिखा हुआ। इन टोटल मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेम है जो वहां था सेक्शन 54 में, यहां पे। अच्छा, वहां पे पढ़ा था आपने कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 करोड़ वाली बात अगर आप लिस्टेड कंपनी, फिर वो अप्लाई मत करना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी वो भी फॉलो करना, ये भी फॉलो करना है, तो जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन आपको वो ऑब्वियसली वो चलाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे प्रोविजन फॉलो करो जिससे कि उसका वायलेशन ना हो, इसका भी वायलेशन हो, इसका जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है वो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लिखा हो विच है हायर, तो आप हायर में मत जाइए। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हमारी कंपनी की पेड अप इक्विटी से 20 करोड़ है, 20 करोड़ 15% कितना हो गया? 3 करोड़। अच्छा, उसके हिसाब से तो आप 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं, लिखा ना और 5 करोड़ विच है हायर। लेकिन अगर आप 3 करोड़ से ऊपर गए तो क्या इसका वायलेशन हो जाएगा? यहाँ तो खाली लिखा हो 15%, इसका मतलब यहाँ 3 करोड़ तक ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस एग्जांपल में 3 करोड़, क्योंकि क्या करेंगे तो कंपनी मान 4 करोड़ कर रहे हैं तो कंपनी के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। और आपको दोनों फॉलो करना है व्हेन यू आर लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब 3 करोड़ तक करेंगे तो वो भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, वहां भी 3 करोड़ तो अलाउड ही है, 5 करोड़ तक भी जा सकते थे उस एग्जाम्पल में, लेकिन आप 3 करोड़ भी करें तो वो वायलेशन तो है नहीं। तो इसका तो वही रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा के एंड इस तरह के निकालें, क्योंकि थोड़ा सा। और मेरी जो समझ है ये कंपनीज एक्ट के जो रूल्स में जो प्रोविजन दे रखे हैं या एक्ट में जो प्रोविजन दे रखे हैं, और ये रेगुलेशन जो अभी सेबी के नए बने 2021 में, जो ये इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग लिखा हो वहाँ कुछ और, तो हो सकता है फ्यूचर में इन रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट के सेक्शंस और उसके रूल्स को, रिलेटेड रूल्स को आपको वहाँ पे अमेंड वगैरह किया जाए, तो जिससे कि आपको सिंक्रोनाइज दोनों को मैच कराया जाए, दोनों को मैच कराया, क्योंकि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आ रही है। लेकिन जब तक नहीं होता तो एज पर द इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड अभी इस एग्जांपल में उसके हिसाब से सेक्शन 54 के हिसाब से तो अगर 20 करोड़ की पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 करोड़ तक जा सकते हैं, इसके हिसाब से 3 करोड़ तक ही जा सकते हैं, तो देखा 3 करोड़ तक ही रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद बोथ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। टोटल वाली बात दोनों में सेम है। अच्छा, फिर वहां था हाउएवर, एक्सेप्शन जो था वहां पे क्या था? स्टार्टअप कंपनी। यहाँ एक्सेप्शन स्टार्टअप कंपनी नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है, कंपनी विच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं कंसेप्ट इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए है, कंपनी जिनके सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, आईजीपी पे। वो चाहें तो मैक्सिमम 50% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, एंड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो यहाँ पे इसमें उसमें क्या फर्क आ गया? वहां पे स्टार्टअप कंपनी बोल रहे थे, यहाँ बोले कंपनी विच आर लिस्टेड इनोवेटर, तो थोड़ा सा फर्क है। वैसे यहाँ पे लिस्टेड वही होती है जो नॉर्मली स्टार्टअप होती है, और वहां 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ 50% ऑफ पेड अप इक्विटी है, ये भी फर्क आ गया, ठीक है। ये 10 ईयर्स वाली बात सेम है। इसका मतलब आपको दोनों प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर लिस्टेड कंपनी। देखिए मैं पढ़ देता हूं, अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर, ठीक है, आ गया।
However, the issuance of sweat equity share in the company shall not exceed 25% of paid up equity capital of the company at any time. मतलब सब मिला के ये मैक्सिमम, ये तो जनरल रूल हो गया. अब एक्सेप्शन, इट में भी नोटेड कंपनी लिस्टेड इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, नॉर्मली स्टार्टअप कंपनी होती है, शैल बी परमिटेड टू इशू नॉट मोर देन, अच्छा इसके लिए ये वाली लिमिट सेम है, नॉट मोर देन 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल, एक साल में, तो वही ये वाली लिमिट है सेम. टोटल वाली लिमिट में एक्सेप्शन आ गया. सब्जेक्ट टू ओवर लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50%, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ पेड अप इक्विटी, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन. इसका तो ये वाली बात सेम है, पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप इक्विटी है, एंड थोड़ा सा फर्क है. एंड जो मेरी समझ है, क्योंकि ये नए रेगुलेशंस आए हैं और कंपनी एक्ट रूल्स के अंदर पुराने प्रोविजन है, हो सकता है कि इन ऑर्डर टू अलाइन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द रूल्स, हो सकता है बाद में अमेंडमेंट है अलाइन विद दिस रेगुलेशन मेड बाय सेबी, तो 2021 में नए नए रेगुलेशन है. तो अभी जब तक इनकंसिस्टेंसी है तो आपको रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा के एंड आपको अपने आप आंसर निकाले कि साहब क्या करें. जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से 20 करोड़ की पेड अप इक्विटी कैपिटल है, तो इसके साथ 3 करोड़ से ज्यादा का नहीं इशू कर सकते इन वन फाइनेंशियल ईयर. कंपनी के साथ 5 करोड़ तक कर सकते हैं, लेकिन हम रूल ऑफ हार्मोनियस लगाया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाए, और आंसर क्या गया, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्पेशल रेजुलेशन. अभी पढ़ा था कि साहब जब भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं कैसे इशू कर सकते, दे नीड द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स, और शेयरहोल्डर विल ऑथराइज द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर बाय पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन. उस स्पेशल रेजुलेशन के बारे में देखिए. फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन अंडर सेक्शन 54 अकाउंटिंग एक्ट आई गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ, अच्छा रहिए, इसके लिए एक जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा. अच्छा उस नोटिस में ये जो प्रपोजल है शेयरहोल्डर से अप्रूवल लेना बाय पासिंग एसआर ऑथराइजिंग द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर, क्या स्पेशल बिजनेस है? आप जानते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस 4 ही होते हैं. अच्छा स्पेशल बिजनेस तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देखिए. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द नोटिस टू शेयरहोल्डर, बोर्ड ही नोटिस भेजेगा जनरल मीटिंग का, shall send additional information for approving the issuance of sweat equity share and shall inter alia contain the following. मतलब बेसिकली जो कंपनी के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आना चाहिए वो तो आएगा ही, बट एज पर दीज रेगुलेशन आपके एक्सप्लेनेटरी ये सब इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, सो दैट शेयरहोल्डर्स कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. बोर्ड हैज टू इंश्योर कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में आ रही है. क्या क्या? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज स्वेट इक्विटी, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, the value of the intellectual property rights or technical know-how other value addition to be received from the employee director along with actually जो एम्प्लॉय कंपनी को नो हाउ दे रहा है या आईपीआर दे रहा है या और कोई वैल्यू दे रही है जिसके बदले में कंपनी से क्या उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि साहब उसकी वैल्यू कितनी जो वो कंपनी को दे रहा है क्या उसी वैल्यू के बराबर उसको क्या मिलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर, एंड साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट जिसमें आपने वैल्यूएशन किस बेसिस वैल्यूएशन कराया, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो डायरेक्टर और प्रमोटर टू होम द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड एंड द रिलेशनशिप विद द कंपनी, किन किन को उसको नाम और वो कंपनी के डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है प्रमोटर हुआ सब आएगा. कंसिडरेशन टू पेड, अच्छा डिस्काउंट कंपनी दे रही है, जैसे मान लिया एक कंपनी के डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने कंपनी को कोई नो हाउ दिया, उसकी वैल्यूएशन कराएगी साहब उसकी वैल्यूएशन 8 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, और कंपनी उसको मान लिया आपको 20 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी बोल सकती है 20 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, लेकिन आपने हमें 5 करोड़ का नो हाउ दिया. ऐसा करते हैं कि 5 करोड़ की कंपनसेट करने के लिए हम 25% का डिस्काउंट देते हैं, इसका तो 20 करोड़ के शेयर इशू करें 25% डिस्काउंट दिया, 20 करोड़ का 25% कितना 5 करोड़, आपको 20 करोड़ की चीज हम दे रहे हैं लेकिन आप 15 करोड़ पे कीजिए, तो कंसिडरेशन 15 करोड़ तो पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट दे दिया. क्यों? क्या वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है 5 करोड़ क्या आपको इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नो हाउ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टर टू द कंपनी. नेक्स्ट तीसरा जो 15 करोड़ कंसिडरेशन जैसे एग्जांपल लिया हुआ आ जाएगा. द प्राइस एट विच द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड, वही 25% डिस्काउंट एंड ऑल दैट. ठीक है. सीलिंग एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन व्हिच विल बी अफेक्टेड बाय इशूइंग, अभी एक प्रोविजन पढ़ाऊंगे स्वेट इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करती है स्पेशली कंपनी को जो डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स की स्वेट इक्विटी शेयर का जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो भी इसकी रेम्युनरेशन में माना कंसिडर होगा इन सर्टेन केसेस, नॉट ऑलवेज बट इफ सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड वो माना जाएगा वो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट है. तो उसकी मैनेजरियल रेम्युनरेशन में क्या इंपैक्ट है ये डिटेल भी स्टेटमेंट में आपको आएगा. A statement to the effect the company shall conform to the accounting policy as specified by SEBI. SEBI ने जो accounting policy दे रखी in relation to issue of sweat equity share, उसका एक statement आएगा कि साहब कंपनी will comply with those accounting policy, कंपनी ही hereby declare कि हम वो accounting policy follow करेंगे. अच्छा जब भी कभी नया शेयर इशू करेंगे, अच्छा EPS कैसे कैलकुलेट, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सेम है और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने से, तो जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है,
तो क्या ईपीएस घट जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहले ईपीएस कितना था, बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो सब इन्फॉर्मेशन भी स्टेटमेंट मानी चाहिए। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर pursuant to the issue of securities to be calculated in accordance with accounting standards specified by central government। अब कुछ अलग से बात रहेगी, देखिए मान ली कंपनी एक्स लिमिटेड वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है टू दोज एम्प्लॉइज हु आर पार्ट ऑफ प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप, वो कंपनी के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के पार्ट है, ऐसे एम्प्लॉय को आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में लॉ बोलता है शेयरहोल्डर की जो अप्रूवल चाहिए एसआर की जगह ओआर चल जाएगा। कई बार एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स व्हेन द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड बाय दोज एम्प्लॉई हु आर पार्ट ऑफ प्रोमोटर ग्रुप। तो उसमें फिर एसआर नहीं ओआर चाहिए, एसआर की रिक्वायरमेंट जो भी पड़े वो उसकी जगह ओआर। फिर ये बोल रहा है, अच्छा हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तभी तो ये रेगुलेशन लगेगा। अच्छा लिस्टेड कंपनी पे सेक्शन 108 लगता है, पोस्टल बैलेट के प्रोविजन लगते हैं। ये बोल रहा है कि साहब उस केस में ये ओआर पास होगा तो इसमें आपको शेयरहोल्डर शुड बी गिवन द फैसिलिटी टू वोट बाय पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक मींस वोटिंग बाय सेक्शन 108 ऑफ कंपनी एक्ट पढ़ते हैं, या पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 उसके हिसाब से वोटिंग का राइट देना है। तो लिस्टेड कंपनी की बात करें हम, ठीक है। प्लस जब ये ओआर प्रपोज होगा एंड आप ऐसे वोटिंग फैसिलिटी देंगे, वो शेयरहोल्डर जो कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप पार्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो शेयरहोल्डर जो कंपनी के प्रोमोटर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि बायसनेस आ जाएगी, एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ जाएगी, ठीक है। एंड फिर ये बोल रहा है कि सर स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी जब उसका एसआर पास जो भी रेजोल्यूशन पास होता है, जनरल रूल है, इसकी वैलिडिटी जो रेजोल्यूशन पास होता है फॉर द पर्पस इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर, उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की होती है। मतलब उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे एसआर या ओआर जो भी है, एसआर जनरली बट इन दिस केस प्रोमोटर ओआर, इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 महीने तक आप उस रेजोल्यूशन के बेसिस स्वेट इक्विटी कई बार इशू कर सकते, बट उसके बाद आप नहीं इशू कर सकते ऑन द बेसिस दैट रेजोल्यूशन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। और आपको हर बार जब आपके 12 महीने बीत जाएंगे और यू वांट टू कंटिन्यू टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर फर्दर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ, दोबारा से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मे बी एसआर और मे बी ओआर। देखिए मैं वो पढ़ता हूं, इट मे बी नोटेड दैट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज, कैसे एम्प्लॉइज who belong to promoter group shall be approved by our resolution। खाली resolution वर्ड लिखा, इसका मतलब क्या हुआ बता देना, जहां nothing is specified, passed by simple majority लिखा भाई, resolution passed by simple majority of the shareholders in general meeting, मतलब OR की बात कर रहा है। provided that for passing such a resolution voting through postal ballot section 110 and oblique or e-voting as specified under companies, आप जानते हैं ये सब आपको चैप्टर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर 7 है उससे रिलेटेड, एंड उससे जो रूल्स हैं एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनी विद इन ब्रैकेट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2040 जो चैप्टर 7 है शैल आल्सो बी अडॉप्टेड। कोई लिस्टेड कंपनी की बात करें, प्रोवाइडेड फर्दर द प्रोमोटर ग्रुप शैल नॉट पार्टिसिपेट। अरे कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनी के शेयरहोल्डर भी हैं ऑब्वियसली होंगे, वो शेयरहोल्डर जो प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है वो इस ओआर में पार्टिसिपेट वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि द एलिमेंट ऑफ बायसनेस कैन बी देयर। फिर इट में फर्दर भी नोटेड ईच इशू स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वोटेड बाय सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ इशू स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स। मतलब जो इस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ एसआर या ओआर उसको 12 महीने के लिए वैलिड है, 12 महीने तक आप उसके बेसिस पर मल्टीपल टाइम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको 12 महीने बीत गए उसे फिर आपको इशू करना है तो नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, नया रेजोल्यूशन पास करने में भी एसआर और ये वाला केस है तो ओआर। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहां में एक चीज आपको ध्यान सुनिएगा, जब एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54, लेकिन कंपनी एक्ट का सेक्शन 62(1) से हमने मना कर दिया था कि जो रिक्वायरमेंट यहां दे रखी वो ऑलरेडी यहां कवर्ड है, ये मना कर दिया था कि 62(1) से ये स्टार्टिंग बताया था। अच्छा लिस्टेड कंपनी है तो साथ में दीज रेगुलेशन से भी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं ये फॉलो करना। साथ में प्राइसिंग और एक लॉक इन पढ़ाऊंगा, और ये दोनों लॉक इन प्राइसिंग भी यही एक बार लिख सकते लॉक इन ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स।
ये दोनों के बारे में यहां क्या लिख दिया, इस रेगुलेशन में क्या लिख दिया, इस रेगुलेशन में क्या लिख दिया लग रहा है इस पे, वही प्रोविजन लगेंगे जो सेबी वही प्रोविजन लगेंगे प्राइसिंग और लॉक इन के जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में दे रखे हैं 2018 in the context of preferential issue of shares but other than QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ बायर को छोड़ के किसी और को अगर प्रेफरेंशियल इशू करते हैं तो वहां पे प्राइसिंग और लॉक इन के प्रोविजन पड़ते हैं वहां प्राइसिंग और लॉक इन के, तो वही सेम प्रोविजन यहां लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अंडर द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 यहां पे अलग से प्राइसिंग एंड लॉक इन ऑफ स्वेट इक्विटी प्रोविजन नहीं दे रखे, राधर यहां क्या लिख दिया कि जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में प्रोविजन दे रखे हैं फॉर प्राइसिंग एंड लॉक इन, किसके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू एनी पर्सन अदर देन क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ बायर, उससे कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइसिंग लॉक इन के प्रोविजन आईसीडीआर रेगुलेशन में दे रखे हैं वही वाले प्रोविजन लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पूरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का प्रेफरेंशियल इशू का प्रोविजन नहीं लगा रहे, पूरा नहीं लगा रहे। प्रेफरेंशियल इशू में तो वहां पे और भी बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं सारे, सिर्फ उसमें से एक पोर्शन उठा रहे, कौन सा, प्राइसिंग और लॉक इन। इट मीन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में जो प्रेफरेंशियल इशू को प्रोविजन दे रखे हैं टू रेगुलेट दैट, उसमें जो सिर्फ प्राइसिंग और लॉक इन वाला प्रोविजन है वो सेम एजिटिव प्रोविजन हम यहां भी यूज करेंगे एंड यहां अलग से प्रोविजन नहीं दे रखे। देखिए क्या लिखा हो, द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर shall be determined in accordance with the pricing requirements stipulated for a preferential issue to a person other than qualified institutional buyer under the SEBI ICDR regulation। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ICDR regulation 2018 में प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग हाउ टू प्राइस द प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू अ पर्सन अदर देन QIB, सेम प्रोविजन हम यहां भी लगेंगे और उसी रेट उसी हिसाब से हम प्राइसिंग करेंगे व्हेन अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर, व्हेन द लिस्टेड कंपनी इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर। और आपको प्रोविजन अगर ध्यान नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूं, वहां एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये आपकी जनरल मीटिंग हुई जहां पे ये SR पास हुआ या OR पास हुआ, इस जनरल मीटिंग से 30 डेज पीछे जाए, 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग पीछे आ गया, इस डेट को बोलेंगे रेलेवेंट डेट, इस डेट को बोलेंगे रेलेवेंट डेट। फिर इसमें दे रखा है, ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बता रहा हूं आपको, थोड़ा रिकैप करा देता हूं आपको ध्यान नहीं, अगर नहीं आ रहा तो। दो चीजें हैं इस रेलेवेंट डेट से पिछले 26 वीक, 26 वीक प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, इसमें एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम एटेड एवरेज प्राइस, मान लो प्राइस P1 आ रहा है और ऐसे इस रेलेवेंट डेट से पिछले 2 वीक का average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the equity shares of the company during 2 weeks preceding the relevant date। सब preceding the relevant date पहले निकालना है, उसके पीछे 2 वीक का average of the weekly high and low, ठीक है, of the volume weighted average price, और 26 वीक का average of the weekly high and low of the volume weighted average price। ये माले P1 है, ये P2 है, 2 वीक्स वाली फिगर P2 है, P1 इसका एवरेज, ये एवरेज P1 है, ये एवरेज P2 है। इन दोनों में जो भी हायर है उससे कम रेट पे कंपनी कैनॉट इशू द कैनॉट प्राइस द प्रेफरेंशियल इशू, दोनों में से भी जो हायर है वो मिनिमम प्राइस होगा जिस पे आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहां हमने लिख दिया कि जो प्रोविजन आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में दे रखे हैं रिलेटिंग टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस बाय रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर बाय वे ऑफ प्रेफरेंस इशू टू अ पर्सन अदर देन QIB, सेम प्रोविजन यहां भी अप्लाई होंगे, और जो लॉक इन के प्रोविजन वहां दे रखे वही लॉक इन के प्रोविजन यहां पे, इसका मतलब अलग से कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी यहां पे नहीं है। देखिए, और मैंने प्रोविजन बता भी दिया क्या वहां पे प्राइसिंग क्या प्रोविजन दे रखे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक चीज देखिए, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इसका कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय कंपनी को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो क्या जितने की उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से तो कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करेगी, तो इसके लिए क्या इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बोला इसकी वैल्यूएशन कोई मर्चेंट बैंक का करेगा। अच्छा, मर्चेंट बैंक का रजिस्टर भी सेबी, यू नो दैट्स वन ऑफ द कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी।
अच्छा, मर्चेंट बैंक का वैल्यूएशन करने में किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या वैल्यूअर्स की मदद ले सकता है, क्योंकि उसको हो सकता है जिस चीज से रिलेटेड वो राइट, जैसे मान लिया कोई पेटेंट रिलेटिंग टू इन सम ड्रग्स, क्या ये फार्मा इंडस्ट्री की बात होगी? अब ये पेटेंट आपको प्रोवाइड करा डायरेक्टर एम्प्लॉय टू द कंपनी इन सम ड्रग्स, क्या फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है मर्चेंट बैंकर, वैल्यूअर्स की हेल्प ले सकता है? इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट चार्टेड प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसने जो वैल्यूएशन की इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए क्या लिखा, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिस रिगार्ड वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और द नो, मतलब जो भी डायरेक्टर एम्प्लॉय कंपनी को प्रोवाइड कर जिसके बदले में कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और अदर वैल्यू एडिशन जो भी उसने कंपनी को प्रोवाइड किया है। मेंशन रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल तो चैप्टर 4 सेक्शन 54 आप जानते हैं, shall be carried, who will do the valuation? Merchant banker. The merchant banker may consult such experts and valuers as he deem fit, having regard to the nature of industry, जैसे बनता ये फार्मा कंपनी, and the nature of property, मतलब जिस इंडस्ट्री रिलेटेड है, जिस प्रॉपर्टी का नेचर है उससे रिलेटेड, और अदर वैल्यू एडिशन उससे रिलेटेड, वो एक्सपर्ट्स और आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या वैल्यूअर की मदद ले सकता है while doing the valuation. वैल्यूएशन करिए खुद, but you can take the help of appropriate experts and the valuers. The merchant banker shall also obtain a certificate from an independent chartered practicing chartered accountant that इस बात का सर्टिफिकेट that the valuation of the property has been done by merchant banker in accordance with the relevant accounting standard. इस तरह क्या वो practicing chartered accountant जिसको engage करेंगे, क्या वो एक ऑडिट करेगा, वो चेक करेगा इस merchant banker ने जो वैल्यूएशन की है एक as per the accounting standard, और वो satisfied है तो इस बात का सर्टिफिकेट देगा that actually gives the satisfaction कि साहब जो वैल्यूएशन merchant banker ने की है that is fair and as per the accounting standards. Next is accounting treatment. Let's say there is a company X Limited, and A is some employee or director of the company. A कंपनी को कुछ दे रहा है और उसके बदले में कंपनी उसको सर्टिफिकेट इशू करे टू कंपनसेट दैट। जो ये दे रहा है वो अगर कोई डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट है, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट या अमोर्टाइजेबल एसेट, जैसे अगर ये नो हाउ दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्या ये आपको एक अमोर्टाइजेबल एसेट है? या ये कंपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे अपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग दे रहा है कि आप इससे ऑफिस चला सकते हैं, क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? ये अगर कंपनी को मान लिया आईपीआर में राइट दे रहा है, क्या ये अमोर्टाइजेबल एसेट है? इस तरह। लेकिन मान लिया अगर ये कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या ये कोई अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट? नो। तो दो केस हो गए, एक कंपनी को ये जो दे रहा है जिसके बदले में कंपनी सर्टिफिकेट है वो क्या है, तो अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है या अमोर्टाइजेबल, जैसे मतलब आईपीआर, नो हाउ, ये अमोर्टाइजेबल एसेट है, ये कोई लैंड बिल्डिंग कंपनी को प्रोवाइड करे जहां से कंपनी ऑपरेट कर सकती है, वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ऐसा केस है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ये कंपनी के बैलेंस शीट में आपको उसका इफेक्ट आएगा। बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे आएगा? देखिए, ये मान ली कंपनी की बैलेंस शीट है, जब स्वेटिग्री शेयर कंपनी इशू रही तो क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ेगी, और जो ये अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट क्या इधर आएगा एसेट साइड में, तो क्या यहाँ पे एसेट बढ़ जाएगा? क्या बैलेंस शीट मैच कर जाएगी? लेकिन जो वो कंपनी को प्रोवाइड करा वो एम्प्लॉय डायरेक्टर, अगर वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है, फॉर एग्जांपल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, तो उसको उसका इफेक्ट कैसे करेंगे? देन बोला कि अगर इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, तो उस केस में क्या होगा? फिर वो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट होगा, इट विल एक्सपेंस इन द पीएनएल अकाउंट। अच्छा, जब एक्सपेंस होगा तो क्या प्रॉफिट घटेगा? जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे कि जो आपने स्वेट इक्विटी से उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे, इट विल एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस ट्रीट करोगे, तो एक्सपेंस करोगे तो क्या प्रॉफिट घट जाएगा? अच्छा, कंपनी की फिर इस केस में बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन जो आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर को, तो प्रॉफिट घट गया। तो प्रॉफिट घटा और वो प्रॉफिट कहां जाता है? बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड। तो प्रॉफिट, अगर ये एक्सपेंस नहीं डालते तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, लेकिन आपने एक्सपेंस डाल दिया जो स्वेट शेयर, तो प्रॉफिट घट गया। इसका कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट घट गया, क्या ऑन द सेम साइड
क्या बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी? मैं थोड़ा सा ये सब चीज बता दूं, उसको आपको पता होगी किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। देखिए, विद स्वेट इक्विटी शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी को, आपको जो एम्प्लॉई है, डायरेक्टर कैश नहीं दे रहा, वो कुछ ही और दे रहा है, नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब कंपनी को ही इज नॉट गिविंग द कैश। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड, जो भी वो दे रहा है आपको, ठीक है, लिखा ना, कंपनी में गिव दैट फैसिलिटी कि आप डिस्काउंट पे शेयर या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी। वे दैट नॉन कैश, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंडरलाइन दिस नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये पूरा है उसी से रिलेटेड नॉन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन ऑफ सर्टिफिकेट शेयर। When such the non-cash consideration takes the form of depreciable or amortizable asset, ये वाला केस, then it shall be carried to the balance sheet of company in accordance with the relevant accounting standard। बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा मैंने बता दिया, इधर एसेट बढ़ जाएगा, इधर कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर बोला where the above clause is not applicable, इसका मतलब क्या है? अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन जो एम्प्लॉय डायरेक्टर दे रहा है वो अगर डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है, तभी तो पहला क्लॉज नहीं लगेगा। देन इट शैल बी एक्सपेंस, इसमें एक्सपेंस का मतलब उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। कहाँ एक्सपेंस ट्रीट होगा? पीएनएल अकाउंट में। क्या उससे प्रॉफिट घटेगा? अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ा होता। इसका मतलब यही प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा तो हायर प्रॉफिट आता पहले, लेकिन एक्सपेंस ट्रीट हो गया ये, तो अब प्रॉफिट घट गया, तो बैलेंस शीट में एक तरफ कैपिटल बढ़ गया, एक तरफ से प्रॉफिट घट गया। क्या दोनों चीजें एक ही साइड में आ रही है, तो क्या बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी? देन इट शैल बी एक्सपेंस एज प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट मीन कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करी टू द एम्प्लॉय डायरेक्टर, अब बदले में कंसिडरेशन कैश में नहीं आ रहा, नॉन कैश में। अब वो नॉन कैश कंसिडरेशन कैसा है? अगर वो अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट है तो ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन इन नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, नॉट अ अमोर्टाइजेबल एसेट, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपको वो पीएनएल अकाउंट में उसको स्वेट इक्विटी शेयर को एक्सपेंस की तरह डाल देंगे, तो आपने इशू किया, बदले में कैश नहीं आया एंड कोई एसेट नहीं आया, उससे प्रॉफिट घट जाएगा। प्रॉफिट घट जाएगा तो बैलेंस शीट में आपको लेसर प्रॉफिट आएगा एंड एज रिजल्ट अपने आप बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। इसके बाद देखिए, प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर्स सर्टिफिकेट बिफोर जनरल मीटिंग, ये क्या बोलता है? देखिए, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी इज अ स्वेट इक्विटी शेयर इशू की, आफ्टर द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, जो भी पहली जनरल मीटिंग हो, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उस जनरल मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सर्टिफिकेट प्लेस करेंगे बिफोर द शेयर होल्डर। व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट? ये बोर्ड ये सर्टिफिकेट किसे अरेंज करेगा? फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेम कंसेप्ट मैंने स्कीम्स के में बताया था, जो 5 तरह की स्कीम जो लास्ट का जो मैंने कंप्लीट किया था। सेक्रेटरी ऑडिटर जो कंपनी जाके सेक्शन 204 में दे रखा है, सेक्शन 204 में, और लिस्टेड कंपनी की बात करें, हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करानी पड़ती है, तो आपका जो सेक्रेटरी ऑडिटर है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 204, उससे आप कंपनी के बोर्ड एक ऑडिट कराएंगे। ऑडिट में सेक्रेटरी लोग क्या चेक करेगा कि द स्वेट इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड in accordance with the provisions of these regulations, that is SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation 2, and in accordance with the resolution passed by the shareholder, that is SR OR, that generally SR, but अगर प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो OR, तो उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली एंड एज पर दिस लॉ, उसके हिसाब से स्वेट इक्विटी इशू हुए हैं। इस बात का ऑडिट ये करेगा, ऑडिट करने का सर्टिफिकेट देगा, एंड बोर्ड इस सर्टिफिकेट किसको प्लेस करवाएगा? बिफोर द शेयरहोल्डर्स एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग आफ्टर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर, मे बी दैट जनरल मीटिंग में एजीएम और द ईजीएम। मतलब स्पेशली कोई जनरल मीटिंग करने की होती है, आप सर्टिफिकेट इशू होने के बाद एक ऑडिट करा लीजिए सेक्रेटरी ऑडिटर से। सेक्रेटरी ऑडिट का ऑडिट वो चेक करेगा कि साहब जो सर्टिफिकेट इशू है एज पर द रेजोल्यूशन पास द शेयरहोल्डर एंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। फिर उस सर्टिफिकेट की कॉपी बोर्ड जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो एजीएम वहां इट विल प्लेस इट बिफोर शेयरहोल्डर, सो दैट शेयरहोल्डर कैन गेट टू नो that everything has been done as per law and as per the resolution passed by the shareholder. देखिए क्या लिखा, in the general meeting subsequent to the issue of sweat equity, sweat equity issue हो गया, the board of directors shall place before the shareholder, क्या place? A certificate from the secretarial auditors of the company। पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता था, जो सीए होता है, अब वो सेक्रेटरी ऑडिटर। क्या ये भी एक चेंज है? दोनों जगह आ गया, जो स्कीम्स है वहां भी और यहाँ भी। That the issue of sweat equity share has been made in accordance with these regulation, the regulation लिखा, these कर लीजिएगा, in accordance with these regulation and in accordance with the resolution passed by the company authorizing the issue of such sweat, that is the SRO or as the case may be।
कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही समझा देता हूँ। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अभी मैंने बताया था कि साहब अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स या मैनेजर, जो कंपनी लॉ में मैनेजर कौन सा पढ़ते हैं, उनको अगर आप स्वेटी के शेयर इशू करते हैं, और कुछ केस में वो आपको, कुछ केस नॉट ऑलवेज, तो वो आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट माना जाएगा। एक चीज देखिए, अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड किसी डी या एम डायरेक्टर या मैनेजर को स्वेटी के शेयर इशू कर रही है, और ये डायरेक्टर मैनेजर कंसिडरेशन दे रहा है नॉन कैश, वो भी आपको कोई एसेट नहीं है, ना द डिप्रिशिएबल एसेट है ना अमोर्टाइजेबल एसेट है, अभी पढ़ा था, फिर वो एक्सपेंस ट्रीट होगा। अब देखिए आप अभी पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन है और वो एसेट के फॉर्म में नहीं है, नीदर डिप्रिशिएबल एसेट नॉट द अमोर्टाइजेबल एसेट, तो क्या कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही? अच्छा, कंपनी जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं पीएनएल अकाउंट में, तो कंपनी एक्सपेंस है, तो क्या इसकी अर्निंग है? भाई मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं, मेरा एक्सपेंस है, तो आपकी क्या अर्निंग है? तो कंपनी जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करे अपने पीएनएल अकाउंट में, तो क्या यहाँ, क्योंकि अगर वो एसेट के फॉर्म में है तब तो कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट, तो अपने बैलेंस शीट में एसेट दिखा रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन कंपनी जब एक्सपेंस ट्रीट करे कि वो नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है और वो कोई एसेट या अमोर्टाइजेबल एसेट, डिप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कंपनी उसे बैलेंस अपने पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट करती है। तो कंपनी का एक्सपेंस है, तो इसकी क्या अर्निंग है, इसकी क्या अर्निंग, तो क्या उसकी जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट पढ़ते हैं कंपनी जब सेक्शन 197 ऑल दैट, क्या उसमें भी कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी अर्निंग मानी जाएगी, इसकी अर्निंग। लेकिन सिर्फ इसी केस में, लेकिन उसने अगर नॉन कैश कंसिडरेशन दिया, बट इफ इट इन द फॉर्म ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, फिर उस केस में ये आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, एंड क्योंकि आपने कुछ दिया बदले में, लेकिन कोई कंपनी उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने ऐसा नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, तो कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही, तो कंपनी का एक्सपेंस है, इसका सामने वाले की अर्निंग है, तो उसका मैनेजरियल रेम्युनरेशन माना का पार्ट माना जाएगा, उसके लिमिट्स में कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पज सेक्शन 197। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, प्रोविजन पढ़ ली। देखिए, द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड shall be treated a part of managerial remuneration for the purposes of section 197 Companies Act if the following conditions satisfied। सब केस में नहीं होगा ना, अब द मैनेजरियल रेम्युनरेशन कंसेप्ट सिर्फ डायरेक्टर मैनेजर कॉन्सेप्ट में होता है। द स्वेट इक्विटी शेयर इशू टू एनी डायरेक्टर मैनेजर, आप डायरेक्टर मैनेजर के अलावा किसी और एम्प्लॉय को इशू करें, फिर तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन कंसेप्ट लगता ही नहीं वहां पे। एंड दे आर इशूड, जो स्वेट इक्विटी शेयर, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन आ गया, which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet of the company। मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन और ऐसा है जो उसको बैलेंस शीट, ऐसा एसेट नहीं है जिसको कि बैलेंस शीट में लिया है, मतलब वो एसेट है बट नीदर द डिप्रिशिएबल एसेट नॉर द अमोर्टाइजेबल एसेट, इसका तो बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे, तो क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं पीएनएल अकाउंट। तो जब कंपनी एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो इसकी क्या अर्निंग, तो एक तरह से जब इसकी अर्निंग मानी जा रही है कंपनी एक्सपेंस, इसका मतलब वो भी इसकी माना जाएगा मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड पार्ट ऑफ मैनेजर। क्या लिखा, दे इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन टू दिस डायरेक्टर मैनेजर which does not take the form an asset which can be carried to the balance, मतलब एस नॉन कैश कंसिडरेशन है बट वो ऐसे एसेट के फॉर्म में नहीं है जो बैलेंस शीट में ले जा सके। इसका मतलब क्या है, ना वो डेप्रिशिएबल एसेट है ना अमोर्टाइजेबल एसेट है। दूसरा कंपनी उसके इसमें क्या ट्रीट करती है, एक्सपेंस, कंपनी एक्सपेंस है, इसकी क्या अर्निंग है, तो इसका तो इसकी क्या है मैनेजरियल इन अकॉर्डिंग विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दोनों चीज को रिलेट भी कर सकते हैं जो ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज लॉक इन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने बताया लॉक इन के प्रोविजन यहां नहीं दे रखे, ये बोला जो आपके आईसीडीआर रेगुलेशन में प्रोविजन दे रखे हैं लॉक इन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट प्रेफरेंशियल इशू, वही सेम प्रोविजन यहां भी अप्लाई होंगे। बता दें प्राइसिंग और लॉक इन के प्रोविजन, मतलब प्रेफरेंशियल इशू के जो प्रोविजन सेबी आईसीडीआर में देखे सारे नहीं लगा रहे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ प्राइसिंग और लॉक इन प्रोविजन जो वहां दे रखे वो यहाँ लगा रहे हैं। देखिए, द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन फॉर सच पीरियड टाइम एज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू प्रेफरेंशियल इशू अंडर द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 218। आ गया ना, कि जो वहां वही सेम। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड मान लिया अनलिस्टेड कंपनी, ये पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो खाली कंपनी चेक फॉलो करेगी, बाद में आप आईपीओ लाते हैं तो उसके भी जब आईपीओ लाएंगे तो क्या इसकी उस समय आईपीओ वाले शेयर की भी लिस्टिंग हुई बताया था, और इसकी भी लिस्टिंग होगी एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो उस केस में आईपीओ में प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लगेगा, उस पर लॉक इन होगा, वो अलग चलेगा,
और इसकी लॉकिंग किसके हिसाब से चलेगी? प्रेफरेंशियल इशू वाले के हिसाब से। देखिए लिखा हुआ, द प्रोविजन सेबी आईसीडीआई रेगुलेशन 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशू इन टर्म्स ऑफ लॉक इन एंड प्रमोट कंप्यूटेशन प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, होता है ना, प्रोमोटर कम से इतना कंट्रीब्यूट करना, उस पर लॉक इन भी होता है, शैल अप्लाई इफ अ कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू आफ्टर इट इशू स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये अलग चीज है, इस पे अलग लॉक इन चलेगा जो आपको आईपीओ में जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और स्वेट इक्विटी शेयर के ऊपर वो वाला लॉक इन का प्रोविजन चलेगा, पब्लिक इशू वाला नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो प्रेफरेंशियल इशू के केस में आपको लॉक इन का प्रोविजन लगता है गिवन द सेबी आईसीडीआई रेगुलेशन, वही आपको प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब अलग से हमने यहाँ पे लॉक इन और प्राइसिंग का प्रोविजन नहीं दे रखे, इट विल गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडीआई रेगुलेशन 2018 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। लेकिन आप आईपीओ लाते हैं पहले स्वेट इक्विटी, ये इस पे लिस्टिंग होने पे इस पे लॉक इन होगा एज पर प्रेफरेंशियल इशू, और इस पे जो लॉक इन होगा एज पर पब्लिक इशू, एज पर पब्लिक इशू जब आप अगर आईपीओ लाते हैं। अच्छा, जब कंपनी एक लिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है in compliance of all the provisions of this regulation made by SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation 2021, तो लॉ बोलता है उस केस में फिर उसकी लिस्टिंग भी होगी, लिस्टिंग करा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कंडीशन है कि सब इट शुड हैव बीन इशूड इन कंप्लायंस विद दिस लॉ, देन दे आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग करानी है। इन अदर वर्ड्स लॉ फॉलो करना ही करना है, नहीं तो लिस्टिंग कैसे कराओ, लिस्टिंग कराना ही है। नेक्स्ट लिस्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ, द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय लिस्टेड कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ओनली, लिस्टिंग होगी ओनली इफ such issues are in accordance with SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंगली आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है, then only they are eligible, then only they are eligible for listing। and listing जो इसका in other words को उल्टा बोले दूसरे तरीके से बोले कि आप जब एक लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, it must comply, it must do that in compliance with the Provision Companies Act as well as the SEBI share based this regulation एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। अदरवाइज आपको लिस्टिंग कराने में प्रॉब्लम आएगी, एंड लिस्टिंग के लिए कंडीशन लगा रखी है प्रोवाइडेड इट हैव बीन इशूड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन, तब देन ओनली दे आर एलिजिबल फॉर, और आपको लिस्टिंग कराना ही कराना है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लॉ कंप्लाई करते हुए इशू करना, सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द लिस्टिंग ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय लिस्टेड कंपनी, इसके साथ हमने जो प्रोविजंस आपकी ये सेबी रेगुलेशन में, दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, इसमें दे रखी है रिलेटिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर। तो पहले हमने जो 5 तरह की स्कीम, दैट इज द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, उससे रिलेटेड हमने पिछले 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया रिलेटिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ आपका ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। दिस रेगुलेशंस, द न्यू रेगुलेशन सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इक्विटी स्वेट इक्विटी ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2021 वी हैव कंप्लीटेड, एंड आपके सारे एस्पेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ आई मूव ऑन टू द सम क्वेश्चंस, थोड़े से मैं डिस्कस कर लेता हूं, वैसे सबके आंसर लिखे बट फिर भी देखिए आपको पहले सजेस्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी शेयर बेस्ड, आपने पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट्स एप्लीकेबिलिटी अब कब नहीं अप्लाई होता। एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन स्कीम थ्रू ट्रस्ट, पढ़ाया था ट्रस्ट के थ्रू कैसे क्या प्रोसेस होता है। इलस्ट्रेटेड द कंडीशन वे अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर शैल बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ सेपरेट रेजोल्यूशन, 4 केस बताया जहां पे अलग से रेजोल्यूशन भी चाहिए रिलेशन टू द 5 स्कीम्स। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ ESOP बाय लिस्टेड कंपनी, पढ़ा था हमने। स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ प्राइसिंग एंड लॉक इन पीरियड अंडर ESPS, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर प्रोमोटर्स, बताया था ना, जब प्रोमोटर्स ऐसे एम्प्लॉय को जो प्रोमोटर उसमें SR की जगह OR चाहिए, फिर वो रेजोल्यूशन के लिए पासिंग के लिए पोस्टर बैलेट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और प्रोमोटर ग्रुप के शेयरहोल्डर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलस्ट्रेट द प्राइसिंग प्रोविजन स्वेट इक्विटी, बताना जो सेबी आईसीडीआई रेगुलेशन में दे रखे हैं रिलेटिंग टू प्रेफरेंस वही, और वो प्रोविजन फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। और सेबी आईसीडीआई रेगुलेशन आप पढ़ते तो वहां से भी आप मैंने भी डिस्कस किया भी था ना। कुछ आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपके देखिए, दिसंबर 2018 क्वेश्चन 1 पार्ट सी, एक्सप्लेन द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। आप
बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, SAR स्कीम वो डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1D, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस, अब ये कंपनी के साथ विद रेफरेंस कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 एज टू वेदर दीज आर एलिजिबल एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यस और नो विद रीजंस। एक्चुअली क्या है, कंपनी जाके जो चैप्टर 4 है जिसमें शेयर कैपिटल डिवेंचर, इसी में सेक्शन 54 है, इसी में सॉरी सेक्शन 62(1)(b रिलेटिंग टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब 62(1)(b डील्स विद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इस कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉय के एक अलग से मीनिंग दे रखा है। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, गिवन द रूल 12, रूल 12 ऑफ दीज रूल्स रिलेटिंग चैप्टर 4 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014। पहले वो एम्प्लॉय की उसी देखिए क्वेश्चन है कि साहब 5 क्वेश्चन दे रखे, ये बताइए एलिजिबल है क्या, इनको आप ईसॉप के शेयर दे सकते नहीं सकते। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंपनी एक्ट वेदर दीज आर एलिजिबल एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, इसका आंसर देखिए, रूल 12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स डिफाइंस द एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर द पर्पज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कहां दे रखा है, रूल 12 ऑफ द रूल्स ऑफ द चैप्टर 4 क्या दे रखा है, एम्प्लॉय। मान ली एक केस लेते हैं, मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी, इसका कौन एम्प्लॉय माना जाएगा फॉर द पर्पज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाज में वर्किंग इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब इस कंपनी का जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड काम करो, हो सकता है इसके ब्रांचें इंडिया से बाहर हो तो वहां काम करो, परमानेंट एम्प्लॉय। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर, चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो चाहे फुल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे इंडिया में काम करो चाहे अब्रॉड। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद होल टाइम और नॉट, ठीक है, और इंडिया अब्रॉड तो ऊपर से आ गया, बट एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अभी हम ईसॉप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 62(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड उससे रूल 12 में दे रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये बोल रहा है ABC, एम्प्लॉय का मतलब क्या है, ये बोल रहा है इस कंपनी, जिस कंपनी की रेफर ये ईसॉप इशू कराती है, इसकी होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी, इनके भी वो एम्प्लॉय जो ऊपर कवर्ड हैं, ये तो इस कंपनी के एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉय, इसका इसकी होल्डिंग कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे इंडिया में काम करो चाहे इंडिया के बाहर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर फुल टाइम पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के, ऐसे सब्सिडरी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय, एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी के इंडिया में काम करो चाहे अब्रॉड, सब्सिडरी कंपनी के पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी आपको एम्प्लॉय देखिएगा। एन एम्प्लॉय एट डिफाइनिंग क्लॉज ए और बी, किसके ऑफिस, सब्सिडरी इन और आउटसाइड इंडिया, ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी चाहे इसकी इंडिया में हो चाहे इंडिया, आप जानते हैं एक इंडियन कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी इंडियन भी हो सकती है बाहर की भी हो सकती है, इन और इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, मतलब इसकी चाहे होल्डिंग कंपनी हो चाहे सब्सिडरी कंपनी हो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, उनके भी इंप्लॉय माने जाए, उनके भी ये वाले जो ए और बी में कवर्ड है वो इंप्लॉय, इसका आपके परमानेंट इंप्लॉय चाहे इंडिया में काम करो चाहे अब्रॉड, आपके डायरेक्टर चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम एक्सक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपकी होल्डिंग कंपनी चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के अब्रॉड हो, उस होल्डिंग कंपनी के भी इस तरह के इंप्लॉय परमानेंट इंप्लॉय एंड डायरेक्टर पार्ट टाइम फुल टाइम, आपकी सब्सिडरी कंपनी चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, उसके भी परमानेंट इंप्लॉय चाहे इंडिया में काम करो चाहे अब्रॉड, एंड उसके भी डायरेक्टर चाहे पार्ट टाइम, ये सब इस कंपनी के लिए इंप्लॉय माने जाएंगे फॉर द पर्पज ईसॉप। एंड ये डेफिनेशन कहां रखिए, रूल 12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014। लेकिन हाउ एवर द इंप्लॉय डज नॉट इंक्लूड, अब आगे राइडर है, कोई अगर इनमें कवर्ड लेकिन नीचे एक्सक्लूड, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रोमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रोमोटर ग्रुप, मान लिया आप इसमें कवर हो रहे ऊपर की डेफिनेशन में, लेकिन आप इंप्लॉय इसमें कवर हो लेकिन आप कंपनी के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है, फिर आपको ईसॉप के शेयर इशू नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, आप इंप्लॉय नहीं माने जाएंगे। नंबर 2, a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly indirectly holds more than 10% outstanding equity, अगर कंपनी जो डायरेक्टर ने कवर किया है लेकिन वो डायरेक्टर अकेला या अपने रिलेटिव साथ मिलके या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू मिलके कंपनी में अगर ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, फिर वो डायरेक्टर यहाँ कवर्ड होने के बाद भी एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर उसको कंपनी ईसॉप नहीं इशू कर सकते, उसको कंपनी ईसॉप इशू नहीं कर सकती, ठीक है, ये राइट। इसका मतलब क्या है, पहले इंप्लॉय की डेफिनेशन आ गई, लेकिन अगर इंप्लॉय में कवर हो रहा है उसको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ कवर नहीं हो रहा, ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ प्रोमोटर ग्रुप, ही शुड नॉट बी सच डायरेक्टर
who either alone along with the relative or body corporate is holding more than 10% of paid up equity, अगर है तो फिर एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर उसको ESOP नहीं देते। लेकिन अगर ये कंपनी एक्स लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी, क्या है स्टार्टअप कंपनी, ये सब रूल 12 में दे रखा है ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014, तो ये जो एक्सक्लूड किया था ये एक्सक्लूड नहीं होगा फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्टार्टअप कंपनी है तो आप ऐसे एम्प्लॉय को जो आपके प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के पार्ट हैं, या ऐसे डायरेक्टर जो अपने रिलेटिव अपने बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलकर 10% ज्यादा शेयर होल्ड करें, तब भी आप उनको एम्प्लॉय ट्रीट कर उनको ESOP इशू कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी स्टार्टअप कंपनी कितने हमेशा के लिए नहीं, ओनली फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो पहले एम्प्लॉय की पूरी डेफिनेशन दे रखी है अंडर रूल 12। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप, क्या एक कंपनी अंकित जो कि परमानेंट एम्प्लॉय डेपुटेड USA फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, परमानेंट एम्प्लॉय है कहाँ, प्रोजेक्ट US में अब्रॉड, क्या एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ रहा है, यस, तो क्या इसको ESOP दे सकते हैं, तो आंसर यस, सब आंसर लिखा हुआ। स्मार्ट लिमिटेड इंडिपेंडेंट, स्मार्ट लिमिटेड, अब देखो एक कंपनी कभी एम्प्लॉय थोड़ी सकती है, कंपनी के नेवर एम्प्लॉय, इंडिविजुअल एम्प्लॉय सकता है, तो ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल पर्सन नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको नहीं दे सकती। अनिल इज अ प्रोमोटर एंड एम्प्लॉय, अच्छा कंपनी का अनिल जो है एम्प्लॉय भी है लेकिन प्रोमोटर भी, क्या इसमें फॉल कर रहा है, यहाँ तो आ रहा है लेकिन एम्प्लॉय भी है लेकिन प्रोमोटर भी, क्या एक्सक्लूडेड है, इसको नहीं दे, नो। फिर लिखा अनीश इज डायरेक्टर, डायरेक्टर कवर्ड है, होल्डिंग 11% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, पढ़ा था मोर देन 10%, देखो यहाँ एक्सक्लूड है, इसको भी नहीं सकते। फिर लिखा इफ इट इज स्टार्टअप कंपनी, अगर कंपनी स्टार्टअप है जो इशू करने वाली है, विल द सिचुएशन बी द सेम इन 3 and 4 above, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो है नो चेंज हो जाएगा, बता दें ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होती, उस केस में क्या चेंज हो जाएगा, जो हम नो बोल रहे थे थर्ड में कि अनिल प्रोमोटर एम्प्लॉय, फोर्थ में अनिश डायरेक्टर होल्डिंग 11%, दोनों मना कर रहे थे इसमें बोल, लेकिन अगर वो कंपनी जो इशू कर अगर स्टार्टअप है तो उस केस में तो ये कंडीशन लगती नहीं है, तो उस केस में वो इशू कर सकती है, इस केस में आपको प्रोविजन चेंज होगा एंड कंपनी विल बी एबल टू इशू द ESOP टू द एंड द पर्सन फॉलिंग अंडर 3 and 4 अगर वो स्टार्टअप कंपनी। तो बेसिकली डेफिनेशन जो पढ़ी एम्प्लॉय की गिवन रूल 12 उसी से अप्लाई करके आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि किस किस को ESOP इशू कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट इज जून 2019 एग्जामिनेशन। अच्छा मैंने क्या किया कि क्योंकि रेगुलेशन नए आ गए, बताया था ना पहले शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड 2014 के रेगुलेशन थे, स्वेट इक्विटी से रिलेटेड 2002 के रेगुलेशन थे, अब वो दोनों रेगुलेशन अबॉलिश हो गए, उसकी जगह 2021 में कंबाइंड रेगुलेशन आ गया। तो मैंने पहले के क्वेश्चन में भी उसका इफेक्ट डाल दिया है कि नए रेगुलेशन के हिसाब से उसका आंसर बना दिए सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जून 2019 में your board of directors is contemplating to take up the agenda to issue ESOS, employee stock option, in the next meeting. Being company secretary, advise your board of directors about the brief procedure for issuing of security under by listed company. ये पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा था, एक लिस्टेड कंपनी जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की वजह से क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, जेड लिमिटेड इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, व्हाट आर द पॉसिबल, एक पढ़ा था, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट, वो अगर नॉन कैश इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएबल या अमोर्टेबल तो कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा उसका इफेक्ट, अगर वो आपको ऐसा नहीं है तो उस केस में एक्सपेंस स्टेट होगा इन द P&L अकाउंट, अभी पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्टेड NBFC हैव बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू रन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय द RBI अंडर रिसेंटली अनाउंस्ड पॉलिसी टू इंप्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द कंट्री। During the last 3 years, the attrition rate for top level management, attrition rate means employee turnover, was not too high. मतलब पहले इतना जल्द लोग एम्प्लॉय चेंज नहीं हो रहे थे। एज RBI हैज ग्रांटेड लाइसेंस टू मेनी बैंक्स, अच्छा पहले बैंकिंग सेक्टर में लिमिटेड बैंक था, अब RBI ने बहुत सारे लोगों को बैंकिंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में क्या जॉब्स बहुत क्रिएट हो गई। एज RBI ग्रांटेड लाइसेंस टू मेनी स्मॉल बैंक, देयरफॉर द प्रोमोटर ऑफ द बैंक फील्स दैट द एट्रिशन रेट शैल विल बी हाई इन द कमिंग पीरियड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विशेस टू अलॉट स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉय, पता है स्वेट इक्विटी पर्पस ये भी होता है टू इंश्योर द लॉयल्टी एंड ऑल दैट, ठीक है। You being the compliance officer of the bank, advise the board about the pricing. होता है प्राइसिंग प्रोविजन वही लगेंगे जो सेबी ICDR रेगुलेशन में, सेबी ICDR रेगुलेशन में क्या प्रोविजन मैंने बताए थे, और ICDR चैप्टर से भी आप निकाल सकते हैं रिलेटिंग टू प्रेफरेंशियल इशू। नेक्स्ट इज Yale is a nominee director on the board of a listed company. On the proposal of ESOP in the board meeting, he objected about the exclusion from his scheme. State the prior condition to be fulfilled for a nominee director, पढ़ा था, अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है उसको हम सब का बेनिफिट दे सकते हैं प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन की, साहब जिस इंस्टीट्यूशन का आप नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन चीजें लिखी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वो कंपनी को प्रोवाइड करें, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, एम्प्लॉय के डेफिनेशन में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कीम्स शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A company has implemented, लिखा ना, state the condition, prior condition to be fulfilled for a nominee director under SEBI regulation for ESOP eligibility. Question, next question. A company has implemented employee stock option to retain the best talent in the company. After 1 year implementation scheme, the company desires to increase the vesting period from 2 years to 3 years. Is it possible for the company to vary the terms and conditions of the scheme option after implementing? Actually, मैंने बताया था वेरिएशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ शोल्डर पासिंग एज, बट इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय. अच्छा, आप वेस्टिंग पीरियड को 2 से 3 साल बढ़ाएंगे, इसका 2 साल के बाद जो शेयर उनको मिल सकते थे वो अप्लाई कर सकते, क्या वो 3 साल 1 साल और वेट करना पड़ेगा? इट मीन दिस इज अ वेरिएशन विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड दिस काइंड ऑफ वेरिएशन नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन. तो आंसर नो, ये पॉसिबल नहीं है. तो जो आपने पढ़ा था वो प्रोविजन लिख के इसके हिसाब से आप आंसर, एंड इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, दिसंबर 2020, ये सेम क्वेश्चन है आपका. टेंगो लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज इट्स इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन NSE. द कंपनी वांट्स टू इंप्लीमेंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉयज. ESOP plan will be operated through trust in accordance with SEBI share-based employee benefits and sweat equity regulation 2021. The company is willing to issue shares under the ESOP scheme to one or more whole-time director. Irfan holds 12% of the outstanding equity share company. In view of the above facts, answer the following. Can the company issue shares to its director Irfan under ESOP? अभी रूल 12 पढ़ाया था ESOP कॉन्टेक्स्ट में. रूल 12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014, वही रूल 12 की एम्प्लॉय की डेफिनेशन दे रखी है. क्या उसमें उन डायरेक्टर को एक्सक्लूड कर रखा है जो कंपनी में अकेले या डायरेक्टर रिलेटिव्स या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलकर मोर देन 10% शेयर होल्ड कर रहे हैं? इसमें देखा इरफान कंपनी के डायरेक्टर और 12% शेयर होल्ड कर रहा है, क्या एक्सक्लूड हो जाएगा? इसको इशू नहीं कर सकती. तो पहले वो पूरी एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो पहले बताई थी रूल 12 वो सेम एज इट इज है. एंड इरफान सिंस होल्डिंग मोर देन 10% he is not eligible to participate in the ESOP scheme. Second question है, prepare a brief note on the process implementation of ESOP through the trust route. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज जून 2021. डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट रूट फॉर ESOP एंड ट्रस्ट रूट, दोनों बताया था, दोनों के क्या प्रोसेस वो भी बताया था आपको. एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4A. पोर्टेबल मार्केटिंग लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग paid up capital rupees 500 crore consisting of 50 crore equity share rupees 10 each. मतलब 50 करोड़ शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 500 करोड़ की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. The board of directors of the company has recommended issuing a sweat equity shares. To its promoter, directors and employees as a part of the recognition for valuable contribution to the growth of the company. The board meeting was held on 1st March 2020 and EGM was held on 27 March 2024 approving the, अब जानते हैं शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए SR और मे बी समटाइम OR. अच्छा, शेयर होल्डर की मीटिंग कब हुई है? EGM कब हुई है फॉर पासिंग द शेयर होल्डर SR OR on 27th March 2020. The details of closing market price available on the exchange, मैंने बताया था. फिर क्वेश्चन है, रेफर, डिटेल्स दे रखिए, बताऊं क्या है. रेफरिंग टू द प्रोविजन कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशन, आंसर द फॉलोइंग. व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर इश्यू सर्टिफिकेट? आपने पढ़ा था कंडीशन, सेक्शन 54 आपको डिस्कस करना पड़ेगा ऑल दैट, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. एंड वो सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी. कैन स्वेट इक्विटी शेयर बी इश्यूड टू प्रोमोटर्स? आंसर यस इफ. व्हाट आर द कंडीशन? अच्छा, बताया था स्वेट इक्विटी जब प्रोमोटर को इशू या प्रोमोटर ग्रुप के एम्प्लॉय को, तो उस केस में SR की जगह OR चाहिए. वो OR पास होने के लिए वोटिंग पोस्टल बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक वोट, ठीक है. एंड ऐसे में जो एम्प्लॉय प्रोमोटर ग्रुप के पार्ट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. रिलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था व्हाट्स द मैक्सिमम प्राइस एट विच. अब देखिए, आप प्राइसिंग की बात कर रही है. अच्छा, प्राइसिंग केस में बता रहा है एज पर सेबी, जो प्रेफरेंशियल इशू केस में जो सेबी ICD रेगुलेशन में प्रोविजन रखे रिगार्डिंग द प्राइसिंग वही लगेंगे. अच्छा, अभी मैंने बताया भी था अभी के लेक्चर में, ये रेलेवेंट डेट है. रेलेवेंट डेट क्या होता है? तो 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग जिसमें रेजोल्यूशन पास हुआ, तो 30 दिन पीछे आएंगे. 27 मार्च ये, इधर 27 दिन हो गए. इधर आप देखिए, अच्छा 2020 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, तो 30 दिन पीछे आएंगे तो आएगा 26 फरवरी 2020. तो ये मत काउंट कीजिए, 27, 28, 29, 2020 लीप ईयर है, 3 दिन वो हो गए
फरवरी में 27, 28, 29, ठीक है, और 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, 3 दिन हुआ, और 27 दिन मार्च में, टोटल 30 दिन हो गए। 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग जिसमें शेयरहोल्डर अप्रूवल दैट इज रेलेवेंट डेट। अच्छा, मैंने बताया था प्राइसिंग कैसे होती है, जो प्रेफरेंशियल इशू में वही प्रोविजन यहां भी लगेगा। इसके पिछले 26 वीक में जो वीकली आपका हाई एंड लो का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का आपको द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एवरेज, ठीक है, एंड 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, दोनों प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट है। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए एवरेज ऑफ द वीकली हाई क्वेश्चन में दे रखी है, द एवरेज दोनों में से जो हायर फिगर होगी बता दो उससे कम पे इशू नहीं कर सकते। द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 26 वीक्स, ठीक है, लिखा हुआ है प्रीसीडिंग 31 जनवरी 2020, उसका कोई यूज नहीं है। फिर लिखा जो 540 उस इन्फॉर्म में कोई यूज नहीं है। प्रीसीडिंग 26 फरवरी 2020, क्या इसका यूज है? इससे प्रीसीडिंग पिछले 26 वीक में जो प्राइस था उसका एवरेज निकाला अपने हाई एंड लो का। इसका मतलब क्या आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज है, वो प्राइस दे रखा है 550 रुपए। फिर दे रखा है एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 2 वीक्स प्रीसीडिंग 31 जनवरी 31 जनवरी कोई यूज ही नहीं इसका, ठीक है। प्रीसीडिंग 26 फरवरी, इससे प्रीसीडिंग रेलेवेंट डेट है, कितना 575 रुपए। फिर दे रखा क्लोजिंग प्राइस ऑन 27 मार्च 578, उसका कोई यूज नहीं है। कई सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भर दिए। अच्छा, 26 वीक का जो एवरेज है 550, दो प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, और 2 वीक का जो एवरेज था प्रीसीडिंग रिलेवेंट 575। हमने क्या बोला था, दोनों में से भी जो हायर है वो मिनिमम प्राइस है जिसपे आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। कंपनी में इशू द शेयर्स बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, एंड वही प्रोविजन हम स्वेट इक्विटी शेयर में भी लगा रहे हैं। स्वेट इक्विटी में क्या पड़ा था कि जो प्रोविजन सेबी आईसीडी रेगुलेशन दे रखे रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल इशू रिगार्डिंग प्राइसिंग, सेम प्रोविजन यहाँ भी लगे। तो इसमें हायर कौन सा होगा 575, इससे कम पे दिस मिनिमम प्राइस जिसपे कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है। तो क्या यही मिनिमम प्राइस होगा जिसपे कंपनी आपको स्वेट इक्विटी शेयर कर सकती है? एंड ये आपको डिस्कस का आंसर पूरा लिखा हुआ है, मैंने आंसर पूरा समझा दिया है। इनमें इस केस में 575 रुपए इज द मिनिमम प्राइस एट विच द कंपनी में इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। इतना ये से ज्यादा पे आप इससे कम पे इशू नहीं कर सकते। तो आपको लिख लास्ट में 10 मिनिमम प्राइस फॉर इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स वुड बी ₹575। मतलब बेसिकली सेबी आईसीडी रेगुलेशन में जो प्रोविजन देकर रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ इन द केस ऑफ प्रेफरेंस, मैंने पूरा वो डिस्कस भी कर दिया, उसी बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आया कुछ और था लेकिन इसको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द न्यू रेगुलेशन, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी बता दिया, एंड आपके नोट्स में आंसर भी दे रखे हैं और मैंने पूरा डिस्कस भी कर दिया। तो इसके साथ आपका आंसर्स के क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस कर दिए अप टू जून 2021 सारे, एंड रिलेटेड टू चैप्टर, और क्वेश्चंस भी मैंने चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द चेंज लॉ, जिससे कि तो पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहले आपके सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट में 2 चैप्टर आप पढ़ते हैं सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट में। चैप्टर बुक मेरी बुक के हिसाब से चैप्टर 10 सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, फिर चैप्टर 11 सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2002। अब वो दोनों चैप्टर हटा के हमारा कॉमन एक चैप्टर बन गया चैप्टर 10, क्योंकि दोनों रेगुलेशन एबॉलिश हो गए, उसके लिए एक सिंगल रेगुलेशन बन गया। तो उससे रिलेटेड मैंने सबको बता दिया, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को भी अपडेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेगुलेशन, एंड उसके हिसाब से आंसर भी चेंज कर दिया, सो दैट कोई कर। तो पुराने चैप्टर 10 जो मेरी बुक के हिसाब से दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, चैप्टर 11 मेरी बुक के हिसाब से दैट इज सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002। उससे रिलेटेड जो बुक्स में जो नोट्स थे और लेक्चर थे वो सब भूल जाइए, एंड इसके मैं पूरे नोट्स कंप्लीट नए दे रहा हूँ, एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन भी नए आपके, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर और इसके लेक्चर, टोटल 3 लेक्चर आपके, ठीक है। एंड ये पढ़िएगा, पुराना पूरा भूल जाइए, दोनों चैप्टर के नोट्स और पुराने दोनों चैप्टर के। कोई एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं करना, मैंने एग्जाम के क्वेश्चन को भी चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, एंड वो भी मैंने नोट्स में डाल दिया, वो मैंने डिस्कस भी किया है, एंड सब कुछ आपको नए के हिसाब से पढ़ना है, नोट्स भी लेक्चर भी, एंड आपको अब ये कंबाइंड होकर चैप्टर भी एक हो गया, पहले 2 चैप्टर थे, नाउ देयर इज 1 चैप्टर, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लॉ एक हो गया तो उसके हिसाब से मैंने चैप्टर भी एक बना दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस, एंड इसके साथ आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया, जो कि ओल्ड जो पहले के हिसाब से 2 चैप्टर की जगह ले रहा है। जो पहले चैप्टर 10 11 थे बुक में, उसकी जगह एक नया चैप्टर हो गया चैप्टर 10। ऐसे रिलेटेड सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।